आज है 4 मार्च 2026। मिडिल ईस्ट वॉर का चौथा दिन चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया है और जिसे हो चुके हैं 4 दिन। 28 फरवरी को ये अटैक हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वॉर कितनी लंबी चलने वाली है। क्या ईरान कोलैप्स कर जाएगा? क्या गल्फ़ कंट्रीज़ सेफ रहेंगी या ग्लोबल ऑर्डर दुनिया का बदलने वाला है? तो आज मैं दोनों तरफ के नैरेटिव्स, इजराइल अमेरिका के और ईरान के नैरेटिव्स को मर्ज करके आपके सामने एक पूरी कंप्लीट पिक्चर रखूँगा, जिसमें हम स्ट्रैटेजिक, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से इस वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जो भी हो, दुनिया इस वॉर के बाद सेम नहीं रहेगी। 28 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक्स में यूएस और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया। शुरुआती कन्फ्यूज़न था, लेकिन ईरान ने डिनाई भी किया कि उनके सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ है। लेकिन बाद में कंफर्मेशन भी दे दिया ईरान ने कि उनकी मृत्यु हुई है एयर स्ट्राइक्स में। लेकिन वेस्ट ने इसे बोला मैसिव स्ट्रैटेजिक सक्सेस, लेकिन ईरान ने इसे डिक्लेयर किया मार्टिडम, शहादत। इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। वेस्ट की दुनिया के लिए लीडरशिप एलिमिनेशन कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ये लोग बहुत सी कंट्रीज़ में ये करते हुए आए हैं, जस्ट लाइक इराक, लीबिया और रिसेंटली वेनेजुएला में। लेकिन ईरान के लिए ये एक रिलीजियस सेक्रीफाइस था और यहीं से नैरेटिव कम्प्लीटली चेंज होने लगा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और शिया मुस्लिम आइडियोलॉजी में मार्टिडम एक सेंट्रल कंसेप्ट माना जाता है। लीडर की डेथ वीकनेस नहीं बनी, बल्कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एक ट्रिगर बन गई। और वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिकल अब नहीं रहा है। ईरान के लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल बन चुका है और ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए एक रिलीजियस ड्यूटी भी है इस वॉर में शामिल होना, जिसने ईरान के सभी लोगों को, चाहे वो सुप्रीम लीडर को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, सबको एक झंडे के तले एकत्रित कर दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईरान ईज़िली कोलैप्स नहीं करेगा। और कल ही हमने देखा कि जो गर्ल्स स्कूल पे इजराइल और अमेरिका ने हिट किया था, जिस पे लगभग 160 के करीब छोटी बच्चियों की मृत्यु हुई थी। इजराइल के अनुसार उन्होंने मिलिट्री टारगेट में, लाइक उनका जो टारगेट था वो मिलिट्री बेस था, बट कुछ एयर डिफेंस स्मॉल फंक्शन की वजह से उन्होंने स्कूल पे गिरा दिया। लेकिन ईरान का वर्जन है कि ये डेलिबरेट टारगेटिंग थी। डेलिबरेट टारगेटिंग किस लिए? क्योंकि ईरान के लोगों को तोड़ना उसका मकसद था। जब वो ईरान के लोग इतने बच्चों की लाशें देखेंगे तो वो शायद अंदर से टूट जाएंगे और सरेंडर करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोनों नैरेटिव में सच क्या है, फॉग ऑफ वॉर में ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा हुआ है। ईरानियन पब्लिक फुल रेज मोड में आ चुकी है और इंटरनल यूनिटी और भी स्ट्रांग हो गई है। अगर हम बात करें वॉर ऑफ सर्वाइवल और वर्सेस वॉर ऑफ चॉइस, वॉर ऑफ सर्वाइवल वर्सेस वॉर ऑफ चॉइस, ये बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है। इसे समझने की कोशिश करो कि अमेरिका के लिए इट्स नॉट अ सर्वाइवल वॉर, इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस, बट ईरान के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। वॉर ऑफ सर्वाइवल के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड कमांड होता है। लाइक आपके पास सुप्रीम लीडर तो है, लेकिन वो एक्चुअली में किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। वो होता है कि आपको छोटे छोटे यूनिट्स में आपकी आर्मी डिवाइडेड होती है। तो अगर आपकी लीडरशिप एलिमिनेट भी हो जाती है तो आपके जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो एफर्ट करते हैं वॉर को जीतने की, या वॉर को ना भी जीत सकें उसे वॉर को लंबा खींचने की, राइट। इससे ये होता है कि ईरान ने पिछले कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज कर दिया था, क्योंकि उसे ये पता था कि यूएस और इजराइल एक लंबी वॉर के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। और जिस दिन अमेरिका की आर्मी में लोग की मौत होनी शुरू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आई थिंक आज 4 मार्च के दिन ये कह सकते हैं कि 5 से 6 अमेरिकन आर्मी के लोग मारे गए हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो यूएस के अंदर इस वॉर को लेकर, क्योंकि यूएस के लिए वॉर ऑफ चॉइस है, राइट, वॉर ऑफ सर्वाइवल तो है नहीं। यूएस हज़ारों किलोमीटर दूर जाके अपने इजराइल का सपोर्ट करने के लिए वो कब तक अपने लाइक सैनिकों की बलि देता रहेगा। तो ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स हताहत होते हैं
तो यूएस का मोरल डाउन होता चला जाएगा और हो सकता है वो इस वॉर से बैकआउट भी कर ले। और अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर की, तो आप स्ट्रैटेजिक फ्रंट से देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का एक लाइफलाइन माना जाता है, और अगर ये अनस्टेबल होता है तो पूरी दुनिया की ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ग्लोबल मार्केट बिल्कुल हिल जाएंगी और पॉसिबली इट विल ट्रिगर एन एनर्जी क्राइसिस। ईरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चोक पॉइंट प्रेशर कर रहा है। सो बेसिकली ईरान ने ये कहा है कि अपार्ट फ्रॉम रशियन एंड चाइनीज़ शिप्स, रशियन और चाइनीज़ ऑयल शिप्स के अलावा सारी शिप्स पर रोक लगी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने में। तो ये बेसिकली अब एक इकोनॉमिक वॉरफेयर भी बन चुका है। अब हम बात करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर, कुवैत। सो इन सभी को ईरान ने पहले दिन से ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वाई अटैक न्यूट्रल कंट्रीज़। इसका एक छोटा सा जवाब है, ये कंट्रीज़ यूएस मिलिट्री बेसिस को होस्ट करती हैं, यूएस इजराइल को एयर स्पेस अलाउ करती हैं। सो बेसिकली अगर आप वॉर के अंदर दूसरे की मिलिट्री को अपने यहाँ पे जगह दे रहे हो और हर तरह का सपोर्ट कर रहे हो, तो आप इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, आप इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। अरब के लोग चाहे कुछ भी कहते रहें कि हम लोग ईरान को अटैक नहीं करेंगे या कुछ भी, बट सच्चाई ये है कि अरब सुन्नी कंट्रीज़ जो हैं वो इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करते हैं। तो दुबई का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक दुबई को एज लाइक बहुत बड़ी सुपर पावर, नॉट सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर पोर्ट्रे किया जाता है, राइट। लेकिन ईरान के इन अटैक्स के बाद दुबई का एयरपोर्ट टेम्परेरी शटडाउन हो गया है और जो वहाँ लाइक दुबई की वेल्थ को लाइक पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ रहते थे, अब वो भागना शुरू हो गए हैं। तो जो दुबई की रेपुटेशन थी सेफ हेवन की, वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म बट आज के लिए तो डैमेज हो ही चुकी है, राइट। और एक और अगर हम बात करें और गल्फ़ कंट्रीज़ की, लाइक कतर, तो कतर के यहाँ पे जो अमेरिका के एयरबेस है उनमें शुरू से ही अमेरिका ने हमले करने शुरू कर दिए, राइट। तो आज आई थिंक कल कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका बयान आया था कि वो इस वॉर के अंदर शामिल नहीं हैं। बट ईरान ने ये साफ कहा है कि अगर आप यूएस और इजराइल मिलिट्री को अपने यहाँ पे जगह देते हो, अगर आप यूएस और इजराइल के फाइटर प्लेन्स और ड्रोन्स एक्सेट्रा को अपने एयर स्पेस में उड़ना अलाउ करते हो, तो आप इस वॉर का पार्ट हो। तो आप आज गल्फ़ कंट्री कुछ भी कहते रहे कि हम इस वॉर का पार्ट नहीं है, बट वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब वो चाहे कुछ भी कर लें, ईरान की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने गल्फ़ कंट्रीज़ को पूरी दुनिया के सामने, स्पेशली पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने बहुत बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और इस एक्सपोज को ढकना बहुत मुश्किल होगा, चाहे अरब कितने पैसे यहाँ पर भेजें अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू, लेकिन इस नैरेटिव को बदलना बहुत मुश्किल होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ यूएस और इजराइल के साथ हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। बहरीन के अंदर यूएस की 5वीं फ्लीट है, राइट, 5th फ्लीट का बेस है। बहरीन के अंदर शिया पॉपुलेशन काफ़ी 40-45% तक है, लेकिन उनको जो रूल कर रहे हैं वो रूलिंग क्लास इज़ सुन्नी। सो ईरान के अटैक का ऑब्जेक्टिव हम समझ सकते हैं, राइट। एक तो यूएस का जो भी एसेट्स है उसे टारगेट करना, प्लस इंटरनल रिलीजियस अपराइजिंग इग्नाइट करना बिटवीन शिया एंड सुन्नी, राइट। अगर शिया पॉपुलेशन मोबिलाइज होती है तो बहरीन मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया तो लेबनान से हिजबुल्ला एक्टिव हो गया। लाइक इजराइल को मल्टीपल फ्रंट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं। नॉर्थ में लेबनान, गाज़ा में तो वॉर हो ही रही है, और ईरान से डायरेक्ट वॉर। सो इस मल्टी फ्रंट वॉर इजराइल के लिए सस्टेनेबल नहीं होता विदाउट यूएस बैकिंग। इजराइल को हम चाहे जितना ये माने कि बहुत बड़ा सुपर पावर है या उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट एट दी एंड यूएस के बिना इजराइल इज़ नथिंग। पेपर टाइगर के अलावा इजराइल कुछ नहीं है। और इस वॉर में ईरान अकेला नहीं है, राइट। चाहे स्ट्रैटेजिक बैकिंग ना हो, लाइक टैक्टिकल बैकिंग चाइना और रशिया से ना मिल रही हो, लेकिन चाइनीज़ सैटेलाइट नेविगेशन शिफ्ट रिपोर्ट्स ईरानियंस को भेज रहे हैं, राइट। उनका जो
जो भी डिफेंस सिस्टम है, लाइक आपका सैटेलाइट्स हैं और तरह के रॉकेट्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो जीपीएस है वो प्रोवाइड कर रहा है ईरानियंस को, लाइव इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी अटैक्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रहे हैं उसमें से ना सिर्फ यूएस के जो बेसेस हैं बल्कि यूएस आर्मी के कमांडर जहाँ जिन होटल्स में रह रहे हैं वहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ईरान के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब है चाइना प्रोवाइड कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चाइनीज़ सैटेलाइट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो उनको अच्छी लाइक पिक्चर्स दे रहे हैं जिससे ईरान के लिए ना सिर्फ यूएस बेसिस को टारगेट करना बल्कि उनके सोल्जर्स के लोकेशंस को टारगेट करना भी ईजी हो जाता है। और अगर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन टेक इन्वॉल्व है तो बैटलफील्ड 21st सेंचुरी का बन चुका है। ये कन्वेंशनल टैंक वॉर नहीं है। इस वॉर के अंदर स्पेस का यूज़ हो रहा है, साइबर वॉरफेयर यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गेम बन चुका है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका इस वॉर में कूद तो गया, लेकिन उसने ये सोचा था कि भाई वो जल्दी से जल्दी ईरान के सुप्रीम लीडर को लाइक मार देगा और ईरान के लोग अपराइजिंग कर देंगे और वहाँ की जो भी लीडरशिप है उसे एक्सपोज करके ओवरटेक कर लेंगे, राइट। लेकिन ऐसा लगता है कि यूएस ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं अंडरमाइन किया था। उनको ये नहीं पता था कि ईरान इतना कैपेबल होगा कि अपने सुप्रीम लीडर्स को मारे जाने के बाद भी वो खड़ा होगा और यूएस बेसिस पे हमला कर देगा। तो अभी सबसे पहले आप जो वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया सुप्रीम लीडर को मार के, तो अगर आप ये समझो कि सुप्रीम लीडर जैसा मीडिया में पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर कहीं किसी गुफा में छुपे हुए थे या कुछ भाग रहे थे, बल्कि सच्चाई ये है कि सुप्रीम लीडर अपने घर में थे, राइट। उनका ऑफिस भी उनके घर के पास ही था और ये जो भी लोकेशन थी वो ईरान के बिल्कुल सेंटर में थी, राइट। तो ये वेस्टर्न मीडिया का ये कहना कि सुप्रीम लीडर छुप रहे थे, उन्हें बहुत मुश्किल से खोज के मार गिराया गया, ये बिल्कुल एक हवाई बातें लगती हैं, राइट। अगर हम बात करें अब तक 4 दिन की वॉर में ये पूरी तरह से तय हो गया है कि इजराइल यूएस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, राइट। और यूएस के जो बेसेस हैं वो पूरी तरह से गल्फ़ के अंदर एक्सपोज हो गए हैं, राइट। और अगर वॉर के अंदर जान और माल का नुकसान यूएस को ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मैटर करेगी, लाइक चाइना, रशिया, ईरान का भी जो भी इंडस्ट्रियल सपोर्ट है वर्सेस यूएस का जो स्टॉक पाइल है आर्म्स को लेके। लॉन्ग वॉर अमेरिका के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा और जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, मागा सपोर्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया ही इसीलिए था कि ये बोल के कि अमेरिका विल नॉट फाइट अदर्स वॉर, राइट। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को अपने साथ इस युद्ध में ज़बरदस्ती झोंक दिया है और लोग अब पूछने लगे हैं कि इस वॉर का एंड क्या होगा, क्या न्यूक्लियर यूज़ होगा। सो रियलिस्टिकली तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन सबके लिए सुसाइडल होगा और ये रीजनल एस्केलेशन का रिस्क और भी बढ़ा देगा। तो एट दिस टाइम 4 मार्च को 2026 पे न्यूक्लियर एस्केलेशन की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है। इसके 2 रीज़न है। एक तो अगर इजराइल चाहता भी है कि ईरान को फिनिश कर दे तो यार ईरान का साइज़ बहुत बड़ा है, ईरान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसे एक लाइक न्यूक्लियर हमले में ख़त्म करना, 2 न्यूक्लियर हमले में ख़त्म करना आसान नहीं होगा। प्लस ये जो पब्लिक का परसेप्शन होता है ना कि भाई आज तक न्यूक्लियर किसने यूज़ किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूज़ किया है, अमेरिका ने यूज़ किया है जापान पे। तो अगर ये दोबारा से ऐसा होता है कि वेस्ट एक बार फिर से अपने न्यूक्लियर का मिसयूज़ करके ईरान पे हमला करता है तो पूरी दुनिया में जो ये नैरेटिव चल रहा है, वेस्ट ने जो नैरेटिव चला रखा है अपने जो भी मीडिया हाउसेज है उनके द्वारा कि वेस्ट एक बहुत अच्छा कंट्रीज़ हैं, सबको वहाँ पे समानता का अधिकार है, वो लोगों को सेव कराने के लिए लोगों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ये नैरेटिव पूरी तरह से टूट जाएगा और रशिया और चाइना को ये चांस मिल जाएगा कि वो भी काउंटर अटैक कर सकें वेस्ट कंट्रीज़ पे, राइट। और आपको ये बात याद रखनी होगी कि यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है। तो अगर यूएस और इजराइल ने कोई भी इस तरह का कदम उठाया तो वो
रशिया को भी अलाउ कर देगा कि वो यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एस्केलेशन बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर हुआ, तो आज इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लीडरशिप की मौत सिर्फ मौत नहीं होती, ये एक शहादत का नैरेटिव भी बनाती है। तो सुप्रीम लीडर को जो इज़राइल ने मार गिराया, तो ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं है, बल्कि एक ईरान ने इसे एज ए मार्टीडम, एज ए शहादत पोर्ट्रे किया है। दूसरी चीज़, रिलीजियस मोबिलाइजेशन। लाइक अगर आप ये देखते हो, लाइक आपके कंट्री का जो टॉप लीडर्स है, टॉप कमांडर्स हैं, वो इस जज्बे के साथ इतनी बड़ी फोर्स के साथ लड़ रहे हैं, तो ईरान के जो नॉर्मल पब्लिक है, लाइक मिडिल क्लास पब्लिक है, उनका मोराल बहुत हाई हो जाता है। भाई आप लड़ाई सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं जीतते, आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर ईरान के लोग अपनी जान हथेली पर रख के लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज़ है कि इकोनॉमिक चोक पॉइंट, भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ लंबे टाइम तक बंद रहता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। उसे आई थिंक दुनिया के सारे देश ये कोशिश करेंगे कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ फिर से शुरू हो जाए। और अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ की, भाई गल्फ़ कंट्रीज़ के पास कुछ नहीं है, ना उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ना उनके पास तेल निकालने की क्षमता है जो वो वेस्ट कंट्रीज़, लाइक उनका आपको ये जान के हैरानी होगी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने यहाँ का तेल खुद निकाल पाएँ। उसके लिए भी उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जाके भीख मांगनी पड़ती है। तो वो कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ कभी नहीं चाहेंगे कि लंबी वॉर चलती रहे, और उन्हें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा ना, वो गल्फ़ कंट्रीज़ को होगा। भाई ईरान के लोग तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राइट, वो लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, लेकिन अरब के लोगों में वो जज्बा नहीं है। ये बेसिकली अय्याश लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के रिलीजियसली बैकवर्ड रखा हुआ है। सो बेसिकली लड़ने का जज्बा ईरान के पास है, और कुछ दिनों के बाद अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ यूएस इज़राइल के पास जाएंगे भीख मांगने कि इस वॉर को जल्दी से ख़त्म किया जाए। और इज़राइल के लिए अब ये वॉर सिर्फ ईरान से नहीं रह गया है, लेबनान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। हो सकता है गाज़ा के लाइक लोग भी इस चीज़ पे हमले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, लेकिन प्रोटेस्ट तो होंगे वहाँ पे। और इज़राइल की जो इमेज इज़राइल ने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके बनाई थी, यूजिंग उनकी हॉलीवुड मूवीज़ के थ्रू, यूजिंग उनकी जो भी उनका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पे, उसके थ्रू जो इज़राइल ने सिंपैथी गेन की थी, राइट, वो सारी गाज़ा वॉर के बाद तो वो बहुत ही ख़त्म ही हो गई है। लेकिन अगर ईरान वॉर ऐसी लंबी चलती रही, तो वो बिल्कुल ही मटिया मेट हो जाएगी। और आखिरी सवाल ये है कि यूएस क्या एक लॉन्ग वॉर को सस्टेन कर पाएगा, जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भाई डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का मेन रीज़न था कि वो वॉर ख़त्म करेंगे, लेकिन आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया था इजराइल और नेतन्याहू ने। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम, बार बार नेतन्याहू का नाम, और ये लोग कितने गंदे और कितने गलत काम करते हुए पाए गए थे इन एप्स्टीन आइलैंड के पास, राइट। सो उस लोग ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि ये जो वॉर इन्होंने स्टार्ट करी है अपने उन्हीं कुकर्मों को छुपाने के लिए जो उन्होंने एप्स्टीन आइलैंड में किए थे, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये वॉर स्टार्ट करी है। और अगर हम बात करें ईरान की, तो ये साफ दिखता है कि ईरान को कोलैप्स करना बहुत मुश्किल है, राइट। ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है।